स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं कि क्या फीचर्स एक जेनेटिक मटेरियल के होने चाहिए और क्या डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के बीच में। ये हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स रहेंगे। इसमें से पहला हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी द एसेंशियल क्वालिटीज़ और द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल को if it has to act as a genetic material, it should first of all fulfill four criterias. First, it should till now we know that nucleic acid, as was being discovered, that it is of two types. One is DNA and other is RNA. So आज के लेक्चर में हम एक्चुअली ये डिस्कस करेंगे कि विच वन इज़ अ बेटर जेनेटिक मटीरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल अच्छा है या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल अच्छा है। ओके, नाउ पहला पॉइंट, जो भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करना चाहता है, यानी इफ एनी मॉलिक्यूल विच हैज़ टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, दे मस्ट फुलफिल और इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जैसे हम जानते हैं कि डीएनए हैज़ द कैपेबिलिटी टू अंडरगो रेप्लिकेशन, सो डीएनए रेप्लिकेट कर पाता है, तो ये क्वालिटी एक जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए, राइट। दूसरा, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ये पॉइंट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेबिलिटी किस वजह से एक केमिकल में आती है। तीसरा, अगर विथ टाइम इट नीड टू चेंज, सो इट शुड बी हैविंग दैट मच ऑफ स्कोप टू undergo those minute changes, and those minute changes are actually required for the evolution, right? And the fourth point is it should be able to express itself in the form of Mendelian characters, which means इसमें भी कॉन्सेप्ट आएगा डोमिनेंट का और रिसेसिव का। जिस तरह से एक डोमिनेंट जीन रिसेसिव पे अपना कंट्रोल जमा लेता है, उसके बाद एक डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता। जैसे ये कंडीशन आपने देखी, यहाँ पे कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट रहता था, इसी तरह कैपिटल टी इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो जाता है। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स यानी मेंडेलियन लॉज को वो फॉलो कर, ये हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से 4 पॉइंट्स है, 4 फीचर्स है विच एवरी जेनेटिक मटेरियल मस्ट पोजेस। ओके, नाउ another question is why DNA is found as a genetic material in most of the organisms, या फिर इसका ये क्वेश्चन भी बन सकता है which type of genetic material has evolved first, DNA or RNA. Now let us look at the answer. RNA, it is being said that the RNA was the first genetic material which came into this world. लेकिन RNA रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। क्यों ये रिएक्टिव और अनस्टेबल है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन के कॉलम्स रखे हैं, जहाँ पे एक साइड से हम डीएनए को देख रहे हो और दूसरे साइड से हम आरएनए को देखते हैं। अब यहाँ पे आपको इस डिफरेंस बिटवीन के कॉलम में समझ आएगा स्टेबिलिटी का मसला कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मसला है। पहला पॉइंट, डीएनए स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड है। अगर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने देखा कि डीएनए का जो बैकबोन है, इस स्ट्रैंड का जो बैकबोन है, वो शुगर और फॉस्फेट से बना है और नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हमने डीएनए में देखी वो क्या क्या थी? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है, अगर मैं समझाने के लिए इसको इस तरह बनाऊँ यहाँ पे, अदरवाइज इट इज़ इन ए हेलिकल फॉर्म, लेकिन समझाने के लिए, तो इस स्ट्रैंड का भी बैकबोन शुगर और फॉस्फेट का बना होगा और इस पे भी नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे, यानी यहाँ पे थायमीन होगा। यहाँ अगर थायमीन है तो यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ अगर गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ अगर साइटोसिन है यहाँ गुआनिन होगा। ओके, और इनके बीच में पेयरिंग होगी। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और थायमीन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सो अब आप देख रहे हो कि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना, और इनके नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। सो व्हेन द नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, none of the nitrogenous base is free, which
मेक्स डीएनए स्टेबल, केमिकली डीएनए स्टेबल है। लेकिन इसके कंपैरिजन में आरएनए को अगर देखें हम, आरएनए रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है और इसका भी शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाएगा। लेकिन आप देखो इसके बेसिस प्रोजेक्टेड है आउटवर्ड्स और वो एक्सपोज्ड है। व्हेन दे आर एक्सपोज्ड, दैट मीन्स दे कैन रिएक्ट विथ एनी मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। सो सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से आरएनए बिकम्स मोर रिएक्टिव। दूसरा, आरएनए के डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो थायमीन है, लेकिन आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो यूरासिल है, और यूरासिल का दूसरा नाम 5 मिथाइल, ठीक, थायमीन है। 5 मिथाइल थायमीन, यानी कि थायमीन को ही हम 5th पोजीशन कार्बन पे मिथाइलेशन करेंगे तो वो यूरासिल बनता है, और यूरासिल इज एन रिएक्टिव बेस। ओके। दूसरी बात, डीएनए के अंदर जो शुगर पाया जाता है वो है डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि यू नो दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 पोजीशन पे जो होगा वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हो जाएगा, उसमें उसको जोड़ने में हेल्प करेगा। थर्ड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में मदद करेगा। 5th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा। तो डीएनए के शुगर में यानी कि डीऑक्सीराइबोस में और कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री बचा ही नहीं, ठीक है ना। सो राइबोस के केस में आप देखो, थर्ड वाला नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ बिजी हो जाएगा, 5th वाला फॉस्फोरिक एसिड के साथ बिजी हो जाएगा, ये वाला नाइट्रोजनस बेस के साथ बिजी हो जाएगा। क्लियर? मगर इन तीनों के अलावा देयर इज वन मोर नाइट्रोजनस बेस विच इज प्रेजेंट एट 2nd प्राइम कार्बन। सो प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 2nd प्राइम कार्बन मेक्स आरएनए मोर रिएक्टिव। सो ये रीजंस कुछ बनते हैं जिसकी वजह से डीएनए यहाँ पे पता चल रहा है स्टेबल है और आरएनए में म्यूटेशन होने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो इसके जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो एक्सपोज्ड है। क्लियर? सो आरएनए इज अनस्टेबल, दैट्स वाई आरएनए जो होता है ना जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट वायरसेस के अंदर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसीलिए कोविड के वायरस में, कोरोना वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। सो जिसमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इट म्यूटेट्स फास्टर, इट अंडरगोज फास्ट चेंजेस एंड इवॉल्व्स फास्टर, जबकि उसके कंपैरिजन में डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यू नो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इफ देयर इज adenine on this side, then it will pair with thymine. If there is thymine on this side, it will pair with adenine. If there is guanine on this side, it will pair with cytosine. If there is cytosine on this side, it will pair with guanine. तो यहाँ पेयरिंग का रूल है, ठीक है। और जब हीटिंग होगी, ये इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो टूट जाएंगे, तो स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, अनवाइंड हो जाएंगे। क्लियर? सो लेकिन ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि कुछ प्रॉपर्टी जो डीएनए की है, हीट के बावजूद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इससे पता चलता है डीएनए के अंदर हीट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी है। क्लियर? नाउ विच इज़ अ बेटर जेनेटिक मटेरियल? अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो डीएनए बेटर है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। अगर हम आज भी दुकानदार से कोई चीज़ लेके आते हैं ना बाज़ार से, हम उससे पूछते हैं कि इसकी वारंटी है या गारंटी है। सो इफ़ ही सेज दैट यस इट विल लास्ट फॉर 4 years 5 years, तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। तो अगर हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है, डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट्स मोर स्टेबल। लेकिन अगर हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करवानी है तो आरएनए इज़ बेटर। वाई? बिकॉज आरएनए राइबोसोम्स के साथ मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए सबसे पहले आरएनए ही बनाता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए राइबोसोम्स के साथ मिलके प्रोटीन बनाता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। सो आरएनए कैन डायरेक्टली फॉर्म प्रोटीन, बट डीएनए हैज़ टू फर्स्ट फॉर्म आरएनए. It means DNA is dependent on RNA for what? Protein synthesis. Whereas RNA can directly code for protein synthesis. Okay? So what does it indicate? That for the transmission of genetic information,
RNA is better because RNA can directly code for protein, but for storage of genetic information, DNA is better. Okay, why RNA is not better for the storage? Because RNA is single stranded, it has the capability to undergo mutation, its nitrogenous bases are exposed. So देखिए हम इन्हीं डिफरेंसेस को पॉइंट्स के शक्ल में आप देखते हैं. DNA is double stranded and its bases are projected inwards, which becomes a cause for its stability because those bases will be pairing with their complementary nitrogenous bases like adenine with thymine and guanine with cytosine. ओके, जबकि RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसका जो बैकबोन है इट इज़ फॉर्म बाय शुगर फॉस्फेट. ये भी यहाँ पे भी, और उसके बेसिस जो होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे. सो रिएक्टिविटी ऑफ बेसिस विद द एनवायरनमेंट इज मोर. वाई? बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड. DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो सेकेंड प्राइम कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन आइटम है, जबकि RNA के अंदर सेकेंड प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वो फ्री है. दैट्स वाई इट मेक्स इट मोर रिएक्टिव. अच्छा, DNA के अंदर नाइट्रोजनस बेस यूरासिल नहीं बल्कि थाइमीन है, और थाइमीन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल, यानी यूरासिल की ही मिथाइलेशन होके थाइमीन बना है. ओके, और एक और चीज़, RNA में एक्टिविटी है कि दैट इट कैन वर्क एज एन एंजाइम. ओके, एंड एंजाइम के तौर पे इट कैन वर्क एज ए कैटलिस्ट, और जो RNA के ऊपर एंजाइम बेस्ड है उसका नाम है राइबोजाइम. ओके, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी DNA में नहीं पाई जाती. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फीचर्स वी कैन से RNA इज मोर रिएक्टिव बट DNA इज क्वाइट स्टेबल, ड्यू टू विच DNA अगर क्वाइट स्टेबल है दैट्स वाई DNA इज फाउंड एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. सो कंक्लूजन में हमें ये बात साबित होती है कि RNA is better for the transmission of genetic information, but DNA being more stable is preferred for the storage of genetic information. Why? Because the central dogma says DNA contains information and it will be stored, it will be preserved, but in order to express that information, DNA has to first form RNA. Then RNA will combine with ribosomes to form protein. But if there will be RNA can directly code for protein, which is called as translation. But DNA is dependent upon RNA. DNA has to first form RNA, then only RNA can form protein. So I hope this is clear. और लास्ट एक स्लाइड मैंने फिर से यहाँ पे रख दी है, यू कैन चेक दिस कि इन दोनों में डिफरेंसेस और क्या क्या है. It's all actually replicating, it's repeating the same thing, so you can check it on your own. So see you in the next lecture.